हमारे साथ वीटीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमी आज जुड़ गए। निकुंज, गुड मॉर्निंग। बाजार में सेंटिमेंट्स पिछले हफ्ते भी अच्छे रहे और फ्राइडे सेशन मजबूत था। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है ये और शुरुआत ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज से पॉजिटिव नजर आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट्स आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें मैटर करती हैं। दो चीज़ें जो मैटर करती हैं कि ग्लोबली इक्विटी मार्केट ऊपर गए, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आई है। एक बड़ा पोटेंट कॉम्बिनेशन, इक्विटी ऊपर जा रही है, कमोडिटी नीचे आ रही है। पेन पॉइंट क्या था दुनिया में? पेन पॉइंट ये था कि भाई कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रही है, मगर मार्केट को सहारा मिला है सोच करके। अगर आप क्रूड को भी देख लें, क्रूड भी गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है, मगर कॉर्न प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, राइस प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस, लंबर प्राइसेस, ऑरेंज जूस की कीमत, कोको की कीमत, कॉफ़ी की कीमत, चाय की कीमत, सब कमोडिटीज़ इस समय नीचे आ चुकी हैं। तो अचानक क्या हुआ? अचानक कहीं पे बारिश हुई है, अचानक कहीं पे एक्स्ट्रा क्रॉप आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों को लगने लगा है कि कमोडिटी इस समय सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी एक्शन थी शायद वो काम करे, और जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। ये कि बहुत ही पोटेंट कॉम्बिनेशन है। जो हम चाहते थे, जैसा हम सोच रहे थे, वैसा ही हो रहा है। निकुंज, मतलब कूल एंड हॉट वाला मामला है कि जैसे कमोडिटीज कूल हो रही है तो मार्केट थोड़ा हॉट हो रहा है। बट एक्चुअली मेरे को आपसे ये समझना है कि बाजार अब जैसे धीरे धीरे चल रहा है, ये टिकेगा, ये शॉर्ट टर्म पुल बैक माने इसको, या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं कि नहीं, बाजार का बेस जैसा तो बन रहा है, क्योंकि कमोडिटीज टूट रही हैं जिसकी वजह से पहले बाजार गिरा था, वही एक्चुअली धीरे धीरे करके थोड़ा सुधर रहा है। देखिए, जब मुंबई में बारिश होती है तो बारिश के सीज़न के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और काफ़ी कम सूरज निकलता है। जब दिल्ली में बारिश होती है तो सूरज ज़्यादा रहता है और काफ़ी कम बारिश होती है। तो अब जो शेयर मार्केट है वो दिल्ली की बारिश के जैसा होने वाला है कि सूरज ज़्यादा दिखेगा और बारिश कम होगी, मतलब चलेगा ज़्यादा और रुकेगा कम। जी हाँ। तो बॉम्बे की बारिश वाला जो समय था वो ख़त्म हो चुका है, जिसके अंदर बारिश ज़्यादा हो रही थी और सूरज कम दिख रहा था। बेटर। तो मेरे हिसाब से वही होने वाला है। समय आ चुका है। हालांकि मैं काफ़ी कॉशियस रहा हूँ। ऑन द रिकॉर्ड मार्च से मैंने बोला है कि मार्केट में पैसा बचाइए, मार्केट में पैसा संभालिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आज सबसे बड़ी चीज़ मैटर क्या करती है? 15,900 के ऊपर जो गैप अप स्टार्ट होगा, आज आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो क्या लेना चाहिए पे निर्भर करेगा। निफ्टी ज़्यादा गिरा भी नहीं था तो निफ्टी को मेरे साथ चेज नहीं करना चाहिए, मगर निफ्टी के अलावा ऑटोज में क्लियर ट्रेंड दिख रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है बैंक्स में नजर रखनी चाहिए। अगर आप यार ट्रेड करना चाहते हैं, आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इन दो शेयरों पे, इन दो सेक्टर्स पे जरूर नजर रखिए। मगर मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर शायद अब वह समय आ रहा है जिसके अंदर आपको अब अगली बड़ी बुल मार्केट के लिए, अगली बड़ी रैली के लिए अपने पोर्टफोलियो को प्रिपेयर करना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8, 9 जो भी आपकी क्षमता है, उन स्टॉक्स को अब लेने का समय आ रहा है। मगर जो मैंने कहा, दिल्ली की बारिश है, बारिश होगी। ये नहीं है कि केवल एक तरफा सूरज ही रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये 2020 का मार्केट नहीं है, 2021 का मार्केट नहीं है, ये 2022 का मार्केट है, जो एकदम डिफरेंट है। बिल्कुल। तो कभी धूप होगी, कभी छाव होगी, इस पर आपको ध्यान रखना है। सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई करके मैं बताया निकुंज, लेकिन आईटी स्पेस की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी स्पेस के बारे में, अब तो इन्फोसिस के एजे में भी इतनी बुलिश स्टेटमेंट निकल के आई, जो आप फ्राइडे को बता भी रहे थे कि बड़ी कंपनियां 11 साल की ग्रोथ सबसे हाईएस्ट बता रहे हैं इन्फोसिस पे, लेकिन आईटी पैक पे, टेक्नोलॉजी स्पेस पे अभी भी पार्टिसिपेंट्स को वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? शुक्रवार को भी हमने देखा वो तेजी सस्टेन ही नहीं हो पाई टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में। क्या अब यहाँ से इस पैक को खरीदने का समय अभी भी आया है या नहीं आया? देखिए, एफआईएस की सेलिंग चल रही है, और आप जब सेलिंग के सामने खड़े होंगे तो इट इज़ लाइक सेइंग यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। एफआईएस क्या ओन करते हैं? बैंक्स ओन करते हैं, कंज्यूमर स्टेपल ओन करते हैं और आईटी ओन करते हैं। सबसे ज़्यादा गेन्स उनको बैंक आईटी में हुआ है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग वहाँ देखने को मिल रही है। कंज्यूमर स्टेपल्स में जिसमें एफआई की ओनरशिप ज़्यादा थी, शायद वो रिवर्स हो चुके हैं। हम देखिए एचयूएल का प्राइस, आईटीसी का प्राइस, अगर आप देखें जो कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स हैं, रिवर्स हो चुके हैं। उनके अंदर ट्रेड ये भी है कि भाई कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, मगर आईटी में ऐसा कोई ट्रिगर अचानक नहीं आया है। देखिए, कंज्यूमर ऑटोज़ क्यों ऊपर जा रहे हैं? बिकॉज मेटल प्राइसेस हैव कम डाउन। ऑटोज़ क्यों ऊपर जा रहे हैं? बिकॉज डिमांड ऑटोज़ की वापस आ रही है। मेटल्स ऑटोज़ क्यों ऊपर जा रहे हैं? मारुति की नई गाड़ी आ रही है, आज होने वाली है, तो मार्केट उन चीज़ों को लेके एक्साइटेड है। आईटी के अंदर वो ट्रिगर अभी नहीं है। आईटी के अंदर फियर अभी भी है कि स्लो डाउन आएगा, वैल्यूएशंस महंगे हैं और एफआई की सेलिंग है। तो अगर
मार्केट की रैली या रिकवरी अगर आपको खेलनी है तो मेरे हिसाब से ऑटोज एंड बैंक्स आर बेटर रादर देन बेटिंग ऑन आईटी। डेफिनेटली ऑटोज बैंक्स बेटर हैं। बजाज ऑटो आज फोकस में, बायबैक पर बैठक आज है, इस पर क्या किया जाए? मतलब फोकस में बजाज ऑटो भी रहेगा। भाई उम्मीद करते हैं कि पिछली बार जो उन्होंने गलती करी थी दोबारा नहीं करेंगे। क्या करा जी, बहुत ही मुश्किल था। जब मैंने फ्लैश पढ़ रहा, मैं एंकर कर रहा था, मीटिंग हैज बीन डेफर्ड, तो मैंने बोला भाई फ्लैश तो ठीक से डालिए, बायबैक की मीटिंग क्यों डेफर होगी। देर आए दुरुस्त आए। बजाज ऑटो का जो प्राइस है वो आई थिंक सस्ता है अभी। मुझे लगता है बायबैक प्रीमियम पर आएगा, और प्रीमियम पर इसलिए आएगा बिकॉज ऑफ बजाज ऑटो को एक स्टेटमेंट और एक कॉन्फिडेंस भी शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा कि भैया ऑल इज वेल। समझना ये पड़ेगा कि वो एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और अगर बायबैक करती है तो बैलेंस शीट में जो कैश है वह कम होगा। तो क्या वो डिविडेंड और बायबैक के अंदर में डिविडेंड को कम करेंगे और बायबैक को चूज करेंगे, और अगर बायबैक प्रीमियम पे करेंगे तो शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर है। मगर कितना डिविडेंड कम करेंगे यह देखना पड़ेगा। हमने आईटी कंपनीज में भी देखा है कि एक परसेंटेज ऑफ डिविडेंड वो पे आउट करते हैं। तो हो सकता है बजाज ऑटो एक आपको स्पष्टीकरण दे दे इस बार कि इतना कैश फ्लो जो मैं जनरेट करेंगे कंपनी करेगी, उस उतना कैश फ्लो का परसेंटेज वो हर साल डिविडेंड देगी, और जो बायबैक है वो एक प्रकार का एडिशनल बफर है, बिकॉज इस समय उनकी जो ट्रेजरी गेन्स हैं वह कम हो रही हैं बिकॉज यील्ड्स आर गोइंग हायर। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है जोमेटो वाले पे भी है, अगर आप इसमें कुछ बता पाएं कि जोमेटो के अंदर कुछ करने की जरूरत है या फिर अभी थोड़ा छोड़ दे, सारा सेटल हो जाए उसके बाद देखिए। देखिए साहब, मेरा मानना है कि जोमेटो ने क्या करा समझाना बहुत मुश्किल है। एक आप टू प्लेयर मार्केट में थे जिसके अंदर स्विगी और जोमेटो था। आप एक ऐसे कंपैरेटिव मार्केट में अब जा चुके हैं जिसके अंदर टाटाज हैं, जिसके अंदर जियो भी है। उस मार्केट के अंदर क्या जाने की ज़रूरत थी। इट्स अ हाईली कंपैरेटिव मार्केट। हालांकि जोमेटो ने कहा है कि हम 3 साल के अंदर एक ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि इतना इजी है, बिकॉज दैट इज़ अ हाईली कंपैरेटिव स्पेस। फूड मार्केट के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है। उस मार्केट के अंदर आपने एक प्रकार की इंडिकेशन दी थी थोड़े दिन पहले कि हम पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी हमारा डिफाइन कर रहे हैं। उसके ऊपर जाकर के आपने एक्विजिशन करा, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्विजिशन है। 7% इक्विटी डाइल्यूट करी है, वह 7% इक्विटी डाइल्यूट होने के बाद वापस शेयर बाजार के अंदर आएगी। कई प्रकार की चिन्ह और प्रश्न चिन्ह लोग पूछ रहे हैं कि भाई जोमेटो की ब्लिंक लिस्ट की शेयर होल्डिंग को लेकर एक सवाल उठ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हालांकि मार्केट को पता था यह आने वाला है, तो इसमें उस बात को लेकर के कोई मार्केट आश्चर्यचकित नहीं है। मगर आप एक शेयर होल्डर हैं, आप इन्वेस्टर, तब पूछेंगे भाई क्या जरूरत थी। मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर में जो हाईली कंपैरेटिव सेक्टर है, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, व्हाई आर यू मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ? मेक लाइफ इजी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उनका जो फूड डिलीवरी मार्केट है वह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हाई ग्रोथ मार्केट है, और शहरों में जाइए और कस्बों में जाइए और जगह पे ऐड करिए। मगर डिलीवरी मार्केट के अंदर आना, मुझे लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी करी है। ठीक है, तो यानी कुछ चैलेंजेस यहाँ हो सकते हैं, देखना होगा कि आगे कैसे स्टॉक भी रिएक्ट करता है। शुक्रिया निकुंज, ये सारे अपडेट और ये सारे इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए।